हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग सीआरपीसी में 172 तक देख चुके हैं। आज देखेंगे 173 से, लेकिन एक रिकैप ले लेते हैं 169 से। 169 में हम लोग यह देखे हैं कि रिलीज ऑफ एक्यूज व्हेन एविडेंस सफिशिएंट। आप सुने होंगे कि थाना बेल दे देती है, तो यही है 169 में बेल देती है। जब कोई भी केस है वह मीन्स कॉग्निजेबल है, बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, लेकिन एविडेंस सफिशिएंट नहीं है, वो 24 घंटा में सफिशिएंट एविडेंस नहीं जुटा पाया है, उसको एविडेंस नहीं मिल रहा है और ये उसको लग रहा है कि ये बंदा अपराध नहीं किया है, ये गलत फंसाया जा रहा है, तो वो क्या करेगा, थाना उसको बेल दे देगा। फिर उसके बाद 170 में हम देख चुके हैं कि कैसे सेंड टू मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट। व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट, जब एविडेंस सफिशिएंट हो तो मजिस्ट्रेट को दे देगा एक्यूज, उसका साक्ष्य, जो साक्ष्य 24 घंटा में जो भी साक्ष्य उसको मिला उसके साथ एक्यूज पर्सन जो गिरफ्तार हुआ उसको सभी को दे देगा। एक्यूज किसको, मजिस्ट्रेट को दे देगा, जज को। उसके बाद मजिस्ट्रेट उसको एक्यूज को जुडिशियल कस्टडी में भेज देगा, सीजर लिस्ट अपने पास रख लेगा और जो भी डॉक्यूमेंट है उसको अपने पास रख करके प्रॉपर कस्टडी में जहाँ रखा जाना चाहिए वहाँ दे देगा, या पुलिस को देगा कि इसको सो जगह पे प्रॉपर कस्टडी में आप दे दीजिए। उसके बाद 170 में भी पुलिस बेल दे सकती है, कहता है कि केसेस टू बी सेंट टू मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस सफिशिएंट। अब 170 में भी क्या है कि एक्यूज को अरेस्ट कर लिया, एविडेंस फिर यहाँ पर सफिशिएंट नहीं है, या एविडेंस सफिशिएंट है लेकिन बेलेबल केस है, तो बेलेबल केस है तब भी क्या करेगा कि पुलिस जो है बेल दे देगा। कॉग्निजेबल है और बेलेबल है तो पुलिस बेल दे देगा, और बेल बॉन्ड वगैरह जो भी है, सिक्योरिटी सब कागज के साथ उसको मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा 24 घंटा के अंदर। और उससे यह बॉन्ड जरूर लेता है कि आपको जब भी कोर्ट बुलाए आपको आना है, थाना बुलाए आपको आना है, उपस्थित होना है। उसके बाद 171 में हम देख चुके हैं कि कंप्लेनेंट एंड विटनेस नॉट टू रिक्वायर टू कंपनी है ना, पुलिस ऑफिसर नॉट टू सब्जेक्ट टू इंस्टेंट। मतलब कोई भी जो केस करता है, कंप्लेनेंट हो गया या विटनेस हो गया उस केस में, तो उसको पुलिस अरेस्ट करके नहीं ले जाएगी कोर्ट में। उसके बाद सिर्फ एक्यूज को ही, जब भागा एक्यूज फिर रहा है और कोर्ट में आ नहीं रहा है, तो सिर्फ एक्यूज को क्या करना है, अरेस्ट करके ले जाना है। उसके बाद 172 में हम देख चुके हैं कि डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन, कहता है एवरी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस सेक्शन, क्या है कि वह डे टू डे प्रोसीडिंग का, डे टू डे इन्वेस्टिगेशन एक तो उसको डेली करना है, और डे टू डे क्या इन्वेस्टिगेशन किया है ना, और उसमें क्या प्रोग्रेस हुआ, डेली का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एक मतलब डायरी में लिखना है, उसको बोलेंगे केस डायरी। और केस डायरी जो है वो फुली पेजिनेटेड होगा, पैराग्राफ होगा, प्रत्येक में पैराग्राफ नंबर लिखेगा, 1, पैराग्राफ 2, पैरा 3, पैरा 4। उसके बाद इसमें भी जो विटनेसेज हैं उनका स्टेटमेंट इसमें भी रहेगा। तो ये जो केस डायरी है उसको है कि एक्यूज या एक्यूज के किसी भी एजेंट को, मतलब एक्यूज पर्सन या एक्यूज लोग आप बोल सकते हैं, या उसके किसी भी एजेंट को, किसी भी पार्टी को दिखाना नहीं है, देना नहीं है, और वो लोग ऑथराइज नहीं होते हैं देखने के लिए, ठीक है, एक्यूज लोग। उसके बाद आता है 170, इतना तक हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अब देखेंगे 173, तो ये है पुलिस रिपोर्ट, है ना, मतलब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन पुलिस रिपोर्ट, आप कुछ ही बोल सकते हैं। यहाँ लिखा है रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या क्या रहेगा ये आप देखिए। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है जो shall be completed without,
है ना, अननेसेसरी डिले, जितना जल्द हो सके इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कंप्लीट करना है। और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट यदि 60 दिन में 10 साल के नीचे के केस में सबमिट करना है, नहीं सबमिट करोगे तो उसको डिफॉल्ट बेल हो जाएगा। ऐसे भी 60 दिन में 10 साल से नीचे के केस में उसको बेल हो जाएगा। आप इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट न करोगे तब भी बेल हो जाएगा, डिफॉल्ट बेल। उसके बाद 10 साल से ऊपर के जो सजा, फांसी तक का सजा वाला में 90 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हर हालत में सबमिट करना है। नहीं करोगे तो 90 दिन वो जेल में रह चुका है एक्यूज, तो उसको बेल हो जाएगा। यदि आप सबमिट करते हो तब भी 90 दिन के बाद उसको बेल हो जाना चाहिए, ऐसा सीआरपीसी कहता है। उसके बाद है कि इन्वेस्टिगेशन रिलेशन टू रेप ऑफ ए चाइल्ड में बी विद इन द 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ विच इंफॉर्मेशन वाज रिकॉर्डेड बाय ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, है ना। तो उस केस में क्या है कि 3 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है। एज सुन एज इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड, जो ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और फॉरवर्ड मजिस्ट्रेट empowered to take cognizance of offence on a police report, a report in the prescribed form by the state government। तो जैसे ही इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसको मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देना है। अब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या क्या होता है, तो नेम ऑफ द पार्टी, एक्यूज के नाम होता है ना। उसके बाद विक्टिम के नाम होता है, नेम ऑफ द पार्टी, कौन कितने लोग एक्यूज हैं, कितने लोग विक्टिम हैं, सबका नाम रहेगा। उसके बाद जो भी है नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, चोरी है, डकैती है, मारा पीट हुआ, गुंडागर्दी हुआ, क्या क्या अपराध हुआ, लूट हुआ, एक्सटॉर्शन हुआ, डकैती हुआ, थेफ्ट हुआ, तो ये सब का नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन लिखना है। उसके बाद नेम ऑफ पर्सन हु अपीयर टू बी एक्विटेड विद द सर्कमस्टेंस ऑफ द केस, सभी विटनेस का नाम, जो 161 का स्टेटमेंट है, वो सभी विटनेस का नाम होना चाहिए, उनका एक स्टेटमेंट भी होना चाहिए। उसके बाद बोलता है कि वेदर एनी ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड एंड इफ सो बाय whom, तो एक्यूज का नाम होना चाहिए कि कौन एक्यूज ने क्या अपराध किया है, ये भी लिखा जाना चाहिए। वेदर द एक्यूज हैज बीन अरेस्टेड है या नहीं है, ये भी लिखा जाना चाहिए। वेदर ही हैज बीन रिलीज ऑन बॉन्ड, मतलब आप ये जान लीजिए बेल, विथ और विदाउट श्योरिटी, तो बेल पे रिहा हुआ कि नहीं, ये भी उसमें लिखा होना चाहिए। थाना ने बेल पे रिहा कर दिया तो लिखेगा ना कि मैंने उसको बेल पे रिहा कर दिया है। यदि कोर्ट ने किया है तो इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखेगा कि अरेस्ट करके दिया गया था। अब इधर ही है जो सो एंड सो डेट को डेट दे देगा, ताकि मान लो 2 महीना हो गया तो बेल मिल गया, एंटिसिपेटरी बेल ले या तो वो मतलब अरेस्ट नहीं हुआ ये लिखेगा। एंटिसिपेटरी बेल के कागज थाना के पास है तो मेंशन करेगा, नहीं तो नहीं मेंशन करेगा। वेयर ही हैज बीन फॉरवर्डेड इन कस्टडी अंडर 170, क्या वह 170 में मीन्स भेजा गया था, 169 में है कि थाना उसको सफिशिएंट एविडेंस नहीं है तो बेल दे देगा। 170 में है कि सफिशिएंट एविडेंस है तो थाना जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दे देगा एक्यूज का, वो उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज देगा। तो 170 बोलता है कि थाना दे देगा जज को, एक्यूज को, और सब डॉक्यूमेंट को, और जज उसको जेसी में भेज देगा। वेदर द रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन of women has been attached, है ना, if offense related to 376 A B C D E, तो उसका 376 A B C D जो भी है ये के केस में मेडिकल एग्जामिनेशन FIR होने के 24 घंटे के अंदर होना जरूरी है। यदि नहीं होगा तो केस बहुत कमजोर हो जाएगा, कन्विक्शन का चांस बहुत कम हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं कि मान लीजिए मेडिकल रिपोर्ट नहीं हुआ तो केस क्लोज हो जाएगा, केस डिसमिस हो जाएगा, ये तो नहीं है, लेकिन कन्विक्शन का चांस बहुत ही कम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कहता है कि
जो ऑफिसर shall also communicate in such manner as to other state government action taken by him to the person by whom the information relating to commission of offense was first given, है ना। फर्स्ट उसके बाद एफआईआर दर्ज करने जो आया तो फर्स्ट शुरू में तुरंत उसने इमीडिएट क्या एक्शन लिया ये भी उसको पुलिस ऑफिसर को बताना है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन जब उसके पास आया ऑफेंस होने का तो उसने क्या एक्शन लिया ये भी बताना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सबसेक्शन 3 में कहता है कि जो पुलिस ऑफिसर हैं और उसके जो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर होते हैं जैसे डीएसपी, आयोग के सुपीरियर जो भी डीएसपी है, एसपी है, एसएसपी है, तो किसी केस में अमेंडमेंट होता है जैसे ये हो गया डॉरी के केस में 498A के केस में हो गया, पहले था किस में सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था SC/ST के केस में। भाई SC/ST का एफआईआर तभी होगा और एफआईआर में अरेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन शुरू तभी होगा जब पहले एसपी उसका जांच रिपोर्ट करके और ये सर्टिफाइड कर देगा कि नहीं, ये सुपरविजन करेगा और बोलेगा कि ये सही है जो इसमें ऑफेंस हुआ है और केस लगना है कि मामला बनता है और ऑफेंस हुआ है तब रिपोर्ट करे, तब वो करेगा, जांच करेगा। तो अभी भी और इसको फिर पार्लियामेंट ने हटा दिया, बोला नहीं आईओ डायरेक्ट जांच कर सकता है बिना सुपीरियर ऑफिसर के सुपरविजन रिपोर्ट के। तो अभी क्या कर दिया कि वेन मान लो ऐसा कोई रहता है 158A कहता है कि सुपीरियर ऑफिसर का सुपरविजन चाहिए तो पहले सुपीरियर ऑफिसर का सुपरविजन हो जाएगा। सुपीरियर ऑफिसर बोलेगा कि नहीं केस नहीं बनता है इसको क्लोज करो यहीं तो क्लोज हो जाएगा। सुपीरियर ऑफिसर बोलेगा नहीं इसको इन्वेस्टिगेट करो तो इन्वेस्टिगेट करा, जिस थाना को बोलेगा वो थाना इन्वेस्टिगेट करेगा, जो भी बोले मेरा भी रिपोर्ट लगा दो और अपना भी इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट लगाओ तो दोनों रिपोर्ट लगा देगा। ठीक है, तो द रिपोर्ट शैल इन केस in any case in which the state government by general officer order so direct be submitted through other officer. He may pending the orders of state direct officer in charge of police station to make further investigation. फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए सुपरविजन रिपोर्ट में वो लिख सकता है। एसपी जो है या एसएसपी, डीएसपी जो भी है सुपरविजन जिसके द्वारा भी किया गया है तो वो बोल सकता है कि नहीं केस तो बनता है इसमें तो फर्दर रिपोर्ट तुम करो, लेकिन वह घटना पर जाएगा। जैसे 436 का मामला है तो उसमें पहले कम से कम डीएसपी, एसपी या एसएसपी तीनों में से किसी एक का सुपरविजन होगा तब उसमें इन्वेस्टिगेशन आगे होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चौथा लिखे कि whenever it appears from a report forwarded under this section that accused has been released on his bond, the magistrate shall make order for discharge of such bond otherwise as he think fit। जैसे क्या है कि एक्यूज को पहले ये कर दिया गया है, बॉन्ड पे रिहा कर दिया गया है, थाना ने बेल दे दिया है तो वो बॉन्ड को भी डिस्चार्ज कर सकता है कौन, तो बॉन्ड क्या करेगा पहले तो यहाँ पर देने की बात है तो ये बॉन्ड को भी वो भेजेगा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में और वो कोर्ट चाहे मतलब मजिस्ट्रेट चाहे तो उससे भी डिस्चार्ज कर सकता है और नहीं तो वो वहाँ पर डिस्चार्ज नहीं करेगा तो फ्रेश बेल लेगा। जब केस कॉग्निजेंस ले लेगा मजिस्ट्रेट और ट्रायल शुरू हो जाएगा तो पहले वह बेल दोबारा लेगा कोर्ट में। ये नहीं कि थाना बेल दे दिया तो दे दिया अब कोर्ट में बेल लेना नहीं है, नहीं, थाना बेल दे दिया उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, कोर्ट में दोबारा बेल लेना होता है। When such report is in respect of case to which section 170 applies, the police officers forward the magistrate along with the report। ठीक है, when such report in respect of case to which 170 applies, the police officer forward the magistrate along with the report। 170 अप्लाई करता है तो 170 में क्या है, 170 में है कि जब मतलब 169 में है कि सफिशिएंट एविडेंस अवेलेबल नहीं है तो थाना बेल दे देगी और 170 में कि सफिशिएंट एविडेंस अवेलेबल है तो थाना बेल नहीं देगी और थाना क्या करेगी कि मजिस्ट्रेट को भेज देगा अक्यूज को, है ना।
तो 170 अप्लाई है तो ऑल डॉक्यूमेंट भेजेगा, क्या क्या भेजेगा, ऑल डॉक्यूमेंट भेजेगा, है ना, ऑन विच प्रोसिक्यूशन प्रोपोजेड टू रिलाई अदर देन ऑलरेडी सेंट मजिस्ट्रेट के पास है तो वो नहीं देगा। पुलिस रिपोर्ट में क्या देगा, वो डॉक्यूमेंट देगा जो पहले नहीं भेज चुका है, वो सारा डॉक्यूमेंट देगा। ऑल स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर 161, सारे जो विटनेस के जितने भी विटनेस, मान लो कि 15 विटनेस हैं, तो सभी के नाम, फादर नेम, एड्रेस और वो उस केस में क्या बातें बोला वो सभी, है ना, और पर्सन्स के स्टेटमेंट वो क्या करेगा उसमें भेजेगा। ठीक है, ऑल स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर 161 का आता है विटनेस का स्टेटमेंट ऑफ ऑल पर्सन whom the prosecution purposed to examine as its witness। ठीक है, तो 161 का रिपोर्ट अलग है और 173 पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अलग है और केस डायरी 172 अलग है, केस डायरी 172 अलग है। ठीक है ना, केस डायरी ये अलग है, पहले केस डायरी भेजा जाता है, फिर 173 उस पर बेल हो या ना हो ये डिसाइड होता है, फिर वो सीक्रेट रहता है, उसको क्या है एक्यूज को दिखाना नहीं है। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सीक्रेट नहीं होता है, उसका कुछ पोर्शन सीक्रेट है, कोई पेज सीक्रेट है, तो उसमें वो आईओ लिख देगा कि ऐसा एक्यूज को नहीं दिखाया जाना चाहिए। उसके बाद है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिक्लूड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन रिपोर्ट ऑफ एन ऑफेंस आफ्टर ए रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन फॉरवर्डेड टू मजिस्ट्रेट। और यदि भेज दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कोई नया एविडेंस आ गया है ना, ही शैल फॉरवर्ड द मजिस्ट्रेट ए फर्दर रिपोर्ट रिगार्डिंग सच एविडेंस इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, है ना, क्या नया एविडेंस आ गया, कुछ आ गया है, वेयर अपॉन एन इन्वेस्टिगेशन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस ऑब्टेन फर्दर एविडेंस, फर्दर ओरल एविडेंस, फर्दर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट फिर फाइल कर सकता है। पहले 173 का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फाइल करेगा, फिर सप्लीमेंट्री रिपोर्ट फाइल कर सकता है। तो इस तरह से आप देखें कि सब अलग अलग है। केस डायरी है जो 172 है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो सीक्रेट होता है, उसका कॉपी भी आप नहीं मांग सकते। उसके बाद 173 का रिपोर्ट है जो कि है पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, वो अलग होता है, उसका आप क्या है कि मांग सकते हो आप कॉपी, उसका कॉपी आप नकल खाना से निकाल सकते हो। और 173 में आप देख लिए कि क्या क्या चीज होता है। उसके बाद चलिए 174 में, तो 174 में कहता है कि पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड मैटर। पुलिस क्या करेगा कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा सुसाइड मैटर पे, ठीक है, और रिपोर्ट किसको करेगा, डीएम को करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को करेगा। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करेगा कि जांच करेगा, जांच करके वो क्या देगा, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जांच करके किसको देगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को देगा। और उसमें उसको बोलते हैं इंक्वेस्ट रिपोर्ट, उसको क्या बोलते हैं, इंक्वेस्ट रिपोर्ट। और उसमें वो यही लिखेगा कि यह जो मृत्यु है नेचुरल है, यह मृत्यु है रोग से हुआ, यह जो डेथ हुआ है वह मतलब रोग से हुआ, एक्सीडेंट से हुआ, या एज में बुढ़ापा होने के कारण नेचुरल डेथ हुआ, और या इसको तो भाई साजिश के तहत मर्डर किया गया है, जहर दे के मारा गया है, वो उसमें लिखेगा ऐसा इंक्वेस्ट रिपोर्ट। यदि लिखा कि साजिश के तहत मारा गया है, नेचुरल डेथ नहीं है, तो ये भी जान लीजिए कि अब आईओ की ये ड्यूटी है कि उसका पहले ये कराएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराएगा, उसके बाद ही उस डेड बॉडी का दाह संस्कार होगा। तो कोई भी डेथ के केस में, है ना, कोई भी डेथ के केस में जो सस्पेक्टेड है कि सुसाइड है या नेचुरल डेथ नहीं है, तो उसमें इंक्वेस्ट रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कोई भी नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा जांच रिपोर्ट होगा। एक पहले तो पुलिस द्वारा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुआ, एक दूसरा 100% एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा इंक्वेस्ट होगा, होल्ड इंक्वेस्ट देख लीजिए क्या वर्ड है, इंक्वेस्ट का स्पेलिंग देख लीजिएगा, इंक्वेस्ट होगा। तो तीसरा उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा,
3, ये 3 चीजें जरूर होगा, तब उस डेड बॉडी को जलाना है। यदि आपने पहले जला दिया तो पुलिस केस हो जाएगा और फिर 302 का केस चलेगा, भले प्रूफ हो ना हो, बरी हो जाए बाद में, क्या हो क्या नहीं वो अलग बात है, लेकिन 302 का केस उस पर जरूर चलेगा। तो कहता है 174 पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड एटसेट्रा when officer in charge of police station or some other police officer especially empowered by the state government in this behalf and receive information that a person has committed suicide or has been killed by another, ठीक है, और बाय एनिमल द्वारा मार दिया गया या बाय मशीन द्वारा उसकी मर्डर हो गया और बाय एक्सीडेंट से उसकी मर्डर हो गया या हैज डाइड या वो मर गया है अंडर सर्कमस्टांसेस रेजिंग रीजनेबल सस्पिशन, मतलब उसमें ऐसा सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस जो उसका डेथ हुआ है, दैट सम अदर पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस ही शैल इमीडिएटली गिव इंटीमेशन thereof to the nearest executive magistrate। पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया कि भाई ये डॉटफुल डेथ है, मतलब नेचुरल डेथ नहीं है, कुछ भी हो लेकिन नेचुरल डेथ नहीं है। अब नेचुरल डेथ नहीं है, जैसे ही थाना अध्यक्ष को पता चल गया तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा तुरंत ही शैल इमीडिएटली गिव इंफॉर्मेशन टू द नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को देता है? नहीं, उसका पीओ को फोन करेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पर्सनल पीए पर्सनल असिस्टेंट को फोन करेगा कि डीएम साहब हैं, जो एक अननेचुरल डेथ हुआ है यहाँ पे सो एड्रेस पे, सो व्यक्ति का सो उसका फादर ने सो उसका एड्रेस पे, या यहाँ पर एक डेड बॉडी मिला है। अब उसका डेथ का कैसे हुआ है पता नहीं चला, लेकिन डेड बॉडी देखने से लग रहा है अननेचुरल डेथ हुआ। तो क्या करेगा, डीएम वहां पर जाएगा या एसडीएम भी हो सकता है या एडीएम भी हो सकता है, वहां पे जाएगा। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एम्पावर टू होल्ड इंक्वेस्ट, और वो क्या करेगा, उसको फिर ये जांच करेगा मतलब इंक्वायरी करेगा, रिपोर्ट बनाएगा कि भाई इसका डेथ है जो नेचुरल हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, उसको इंक्वेस्ट रिपोर्ट कहते हैं। और वे इंक्वेस्ट रिपोर्ट लाएगा, नेचुरल है तो ठीक है, नेचुरल नहीं है तो फर्दर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसका तैयार होना निश्चित है, उसके बाद ही डेड बॉडी को जलाया जाएगा। कहता है अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय रूल प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टेट में और बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो भी है, डीएम करा या एसडीएम करा या एडीएम करा, शैल प्रोसीड टू द प्लेस वेयर द बॉडी ऑफ सच डिजीज पर्सन इज एंड देयरइन द पर्सन ऑफ 2 or more रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स। और दो क्या करेगा, डीएम 2 विटनेस भी लेगा नाइबरहुड, 2 or more रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स ऑफ नाइबरहुड। नॉर्मली मुखिया को ले लेता है, सरपंच को ले लेता है, वार्ड मेंबर को ले लेता है, पंचायत समिति के मेंबर को ले लेता है, जिला परिषद को ले लेता है, वार्ड काउंसिलर को ले लेता है, या 2 और भी मतलब उस गांव के रहने वाले सज्जन को लेता है। शैल मेक एन इन्वेस्टिगेशन, और क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, एंड ड्रा अप ए रिपोर्ट ऑफ द अपरेंट कॉज ऑफ डेथ, और क्या करेगा, ड्रा अप ए रिपोर्ट ऑफ द अपरेंट कॉज ऑफ डेथ, डेथ का उसके पास रिपोर्ट तैयार करेगा कि डेथ का कॉज क्या है, ये लिखेगा, ठीक है। डिस्क्राइबिंग सच वुंड, मतलब क्या क्या जख्म है, कहाँ पर जख्म लगा है, उसका कहाँ कहाँ फ्रैक्चर है, उसका बाद कहाँ कहाँ घाव हुआ है, कहाँ कहाँ चोट आया है, कहाँ कहाँ मार्क का इंजुरी है, एज में बी फाउंड ऑन द बॉडी, बॉडी के किस पार्ट पे पाया गया, स्टेटिंग इन दैट मैनर और बाय दैट वेपन, और किस वेपन से चलाया, गोली का लगने का है, तलवार से लगने का है, हंसुआ से काटने का है, लाठी से मारने का है, हाँ, इस सब इंस्ट्रूमेंट का वेपन का नाम भी लिखेगा। मेक सच मार्क्स अपीयर टू हैव बीन इन्फ्लिक्टेड, और किस किस तरह के मारे गया, जैसे राइफल के बट से मारा गया, राइफल से गोली से मारा गया है, तलवार से काटा गया है, ये सब लिखेगा, या पत्थर से चूर कर मारा गया है। द रिपोर्ट शैल बी साइंड बाय सच पुलिस ऑफिसर एंड अदर पर्सन, के रिपोर्ट क्या होगा,
signed by such police officer or other persons. The report shall be signed by such police officers or other person द्वारा क्या होगा, वो रिपोर्ट साइन होगा by so many of them as concur therein and shall be forthwith forwarded to the DM or the sub magistrate, and report shall be signed by such police officer or other person. पुलिस ऑफिसर भी साइन करेगा, 2 विटनेस भी साइन करेगा और उसके बाद डीएम भी साइन करेगा, ठीक है, फॉरवर्डेड टू द डीएम। जो मान लो एसडीएम क्या है तो डीएम को भी वो फॉरवर्ड होगा, है ना। एंड so many eyes of them concur therein and shall forward to DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीएम, जो भी है जूनियर कर रहा है तो डीएम को देगा। When the case involved suicide by a woman within 7 years of marriage, within 7 years of marriage, तो ये प्रूव किया जाता है कि डॉरी डेथ हुआ है भाई, है ना। विदिन, ये आईपीसी में भी लिखा है, एविडेंस एक्ट में भी लिखा है, और यह मतलब डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961 में भी है कि विदिन 7 years ऑफ मैरिज हुआ है तो ये डॉरी डेथ ही है। As the case related to the death of woman within 7 years of her marriage, any circumstance reasonable suspicion that some persons committed an offense relating to such woman, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको डॉरी डेथ बोलते हैं। The case related to the death of a woman within 7 years of marriage and any relative of the woman who has made a request in this behalf, ठीक है। The case related to death of a woman within 7 years of marriage and any relative of woman had made a request in this behalf, ठीक है। There is doubt regarding the cause of death. The police officer or for any other reason consider it expedient to do so. तो क्या करेगा, he shall subject to such rules as a state government forward the body, पुलिस क्या करे, फॉरवर्ड द बॉडी विथ व्यू टू इट्स बीइंग एग्जामिन टू द नियरेस्ट सिविल सर्जन, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करवाएगा। अदर क्वालिफाइड मेडिकल मैन अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ बाय स्टेट गवर्नमेंट इफ द स्टेट, देखो ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है तो हमेशा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है, सीधी सी बात आप इतना जान लो, या जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा होता है, जो सरकारी कॉलेज से मेडिकल की डिग्री लिया है कम से कम उसके द्वारा ही होगा। प्राइवेट और झोला छाप डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं तैयार कर सकते, इतना आप सीधी सी बात जान लीजिए। इफ द स्टेट और वेदर द डिस्टेंस एडमिट इट्स बीइंग फॉरवर्डेड विदाउट रिस्क ऑफ सच putrefaction on the road as would render the such organization useless, है ना। मतलब क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा भी होगा यदि हॉस्पिटल बहुत दूर है, तो ये कह रहा है यहाँ सीधी सी बात। द फॉलोइंग मजिस्ट्रेट आर एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट, तो इसका इंक्वेस्ट भी होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी होगा, इंक्वेस्ट भी होगा। नेमली एनी डीएम और एसडीएम और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड इन बिहाफ स्टेट गवर्नमेंट और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा इंक्वेस्ट भी तैयार होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी होगा, पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पुलिस द्वारा भी होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी होगा, इंक्वेस्ट भी होगा, सब कुछ होगा। पहले क्या होता है, पुलिस द्वारा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, उसके बाद इंक्वेस्ट, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा। और इसको प्रिज्यूम क्या किया जाता है कि प्रिज्यूम किया जाता है डॉरी डेथ विद इन 7 years ऑफ मैरिज हुआ है तो, ठीक है। और नाउ नेक्स्ट है कि पावर टू समन पर्सन से पुलिस ऑफिसर प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 124 may by order in writing summons 2 or more as aforesaid for the purpose of said investigation। तो पुलिस ऑफिसर को ये पावर है कि किसी भी विटनेस को वो सम्मन कर सकता है, किसी को बुला सकता है, गवाही के लिए किसी भी व्यक्ति को वो बुला सकता है। ए पुलिस ऑफिसर प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 124 मतलब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ठीक है। 124 का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, मतलब इन्वेस्टिगेशन। तो 174 में क्या है,
174 police to inquiry and report on suicide murder. Sorry, 173 इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। 174 तो है कि पुलिस का प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और इन केस ऑफ अननेचुरल डेथ या रिपोर्ट और सुसाइड के केस में, उसके बाद फॉलोड बाय इंक्वेस्ट रिपोर्ट बाय डीएम, फॉलोड बाय पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये तीनों चीज़ें जब है तो उस केस में क्या है कि कोई भी पुलिस को पावर है कि किसी भी विटनेस को बुला सकता है। ए पुलिस ऑफिसर प्रोसीडिंग अंडर 174 मतलब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर रहा है कि अननेचुरल डेथ हुआ है, सुसाइड हुआ है, इसको रिपोर्ट मिल गया, तो किसी भी विटनेस को बुला कर पूछ सकता है। ऑर्डर इन राइटिंग में भी समवन टू और मोर पर्सन एफोरसेड, दो या दो से अधिक पर्सन को बुला करके पूछ सकता है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, है ना, मतलब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए। और एंड एनी अदर पर्सन हु अपीयर्स टू बी एक्विटेड विद द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, तो उसको भी बुला करके पूछ सकता है। एंड एवरी पर्सन सो समन्ड शैल बी बाउंड टू अटेंड द आंसर ट्रूली ऑल क्वेश्चन। एंड कहता है एवरी पर्सन सो समन्ड शैल बी बाउंड टू अटेंड to attend the and answer the truly all questions other than questions answer to which you have tendency to expose him a criminal charge or penalty or forfeiture। और जिसको भी व्यक्ति को विटनेस को बुलाएगा उसको फर्स्ट एसेट का सब ज्ञान है, तो उसको सही जानकारी पुलिस को देना है कि भाई ये मर्डर कैसे हुआ, ये नेचुरल है, अननेचुरल है, ये सुसाइड है केस या सुसाइड नहीं हुआ, इसको मर्डर किया गया है, ये सभी बातें बताएगा। लेकिन वो बातें वैसा व्यक्ति से नहीं पूछेगा जिसने मर्डर किया है, तो ये नहीं बोलेगा कि मैंने मर्डर किया है, इसलिए न्यूट्रल व्यक्ति से पूछेगा, उसको तो अरेस्ट कर ही लेगा। और क्यों? क्योंकि संविधान में भी लिखा है, आईपीसी में लिखा है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन के क्वेश्चन को जवाब नहीं देना है, या सेल्फ पेनल्टी लग जाए या सेल्फ उसका कोई भी प्रॉपर्टी फॉरफीचर हो जाए तो उसका आंसर कोई भी एक्यूज देने के लिए बाध्य नहीं है। कोई भी एक्यूज पर्सन 3 क्वेश्चन का आंसर कोर्ट में भी या कहीं भी देने के लिए पुलिस द्वारा जज के द्वारा पूछे जाने पर देने के लिए बाध्य नहीं है। संविधान आईपीसी रोकता है, क्या क्या रोकता है, तो ये क्रिमिनल चार्जेस उस पर लग जाए, क्रिमिनल केस चलना शुरू हो जाए, ऐसा क्वेश्चन को आंसर वो नहीं देगा, ऐसा स्टेटमेंट वो नहीं देगा। उसने मर्डर किया है तब भी उसको ये बोलना नहीं है कि मैंने मर्डर किया है, बोला तो 164 हो जाएगा, बिना ट्रायल के उसको सजा मिल जाएगा, बोल दिया तो, है ना। तो उसको नहीं बोलना है कि मैंने मर्डर किया है, उसको नहीं बोलना है, और ट्रायल होगा। अब ये साबित करना कि मैंने मर्डर किया है अब प्रोसिक्यूशन पार्टी का काम है, प्रोसिक्यूशन पार्टी ये साबित करेगा। उसके बाद ये भी एक्यूज को नहीं बोलना है कि मेरे ऊपर 1 लाख 1 हजार 10 हजार 20 हजार का पेनाल्टी लग जाए, ये भी बात वो बोलने के लिए मतलब ऑथराइज नहीं है, मतलब बोलने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, बोलने के लिए बॉन्ड नहीं है। उसके बाद तीसरा बात होगा, एक तो वह क्रिमिनल चार्ज हो जाए, उस पर लग जाए, क्रिमिनल केस हो जाए, ये बोलने के लिए बाध्य नहीं, पेनाल्टी लग जाए, वो बोलने के लिए बाध्य नहीं है। उसके बाद उस पर किसी भी कोई भी संपत्ति उसका फॉरफीटेड हो जाए, उसका कोई भी संपत्ति जब्त हो जाए, ऐसी बात बोलने के लिए बाध्य नहीं है। तो कोई भी एक्यूज है वो 3 बात, चाहे कोर्ट में हो, चाहे पुलिस द्वारा हो, चाहे मजिस्ट्रेट द्वारा पूछा गया हो, या चाहे जज सेशन जज द्वारा पूछा गया हो, चाहे हाई कोर्ट के जज द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के जज पूछा हो, तो कोई भी एक्यूज ये नहीं बोलेगा कि मैंने मर्डर किया है, मैंने अटेम्प्ट टू मर्डर किया है, मैंने ग्रीवियस हर्ट किया है, ये बोलने के लिए बाध्य नहीं है। नहीं तो क्या होगा, बिना ट्रायल के उसको सजा मिल जाएगा। दूसरा, कोई भी एक्यूज है वह ये बात कहीं भी हो, चाहे किसी कोर्ट में हो या पुलिस को, ये बोलने के लिए बाध्य नहीं है कि मैंने ये सामान मैंने ले लिया है तो इसमें तो फाइन लग जाएगा, 2 लाख रुपया लिया है, 3 लाख लिया है, दहेज लिया है, या इसका स्त्री धन हमने चुरा लिया तो उसको पेनल्टी हो जाएगा ना। तो ऐसा कि जिससे कि किसी चल अचल संपत्ति का पेनल्टी हो जाए, 10,000 20,000 30,000 1 लाख 2 लाख का फाइन हो जाए, तो उस स्टेटमेंट को बोलने के लिए बाध्य नहीं है। तीसरा है फॉरफीचर हो जाए उसके प्रॉपर्टी के, तो ऐसे भी स्टेटमेंट को बोलने के लिए बाध्य
नहीं है। इफ द फैक्ट डू नॉट डिस्क्लोज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस टू विच 170 अप्लाइज, ठीक है। 169 क्या कहता है कि फैक्ट डिस्क्लोज करता है कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है तो पुलिस बेल दे देगी, और यदि 170 क्या कहता है सफिशिएंट एविडेंस है तो जज साहब के पास भेज दो, मजिस्ट्रेट के पास भेज दो। यदि सफिशिएंट एविडेंस फिर भी नहीं लग रहा, केस कॉग्निजेबल है, सफिशिएंट एविडेंस नहीं लग रहा, नॉन बेलेबल भी है, सफिशिएंट एविडेंस, तो बेल दे दो। कागज और बेल बॉन्ड, जो बेल के पेपर है ना, बेल बॉन्ड हो गया, वो क्या करो कि कोर्ट में भेज दो। इफ द फैक्ट डू नॉट डिस्क्लोज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस टू विच सेक्शन 170 अप्लाइड, such person shall not to be required by the police officer to attend magistrate court, ठीक है। कहता है if fact do not disclose a cognizable offense to which section 170 applied, cognizable offense नहीं हुआ, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो सच पर्सन शैल नॉट रिक्वायर्ड बाय द पुलिस ऑफिसर टू अटेंड मजिस्ट्रेट कोर्ट, तो वो क्या पुलिस अफसर पकड़ के मजिस्ट्रेट कोर्ट में उसको नहीं लाएगा। मजिस्ट्रेट कोर्ट में सिर्फ कागज एनसीआर देगा, एनसीआर देगा, नॉन कॉग्निजेबल सिर्फ रिपोर्ट देगा। यहाँ पे क्या देगा, एनसीआर देगा। एनसीआर मतलब होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट देगा, एनसीआर, सी उसके बाद आर, एनसीआर देगा, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट देगा। फिर पुलिस ऑर्डर करेगा, सॉरी, फिर मजिस्ट्रेट जो एनसीआर रिपोर्ट कर लिया है वो ऑर्डर करेगा कि ठीक है इन्वेस्टिगेट एंड रिपोर्ट, तो उसको अब सब पावर वही मिलेगा जैसे कि ये ऑफेंस जो कॉग्निजेबल है, अब इसमें इन्वेस्टिगेशन भी करेगा। सबसे पहले तो इसमें एफआईआर कर देगा, फिर अक्यूज को अरेस्ट कर देगा, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है 173 में, 173 में क्या होता है इन्वेस्टिगेशन होता है। 172 में क्या है केस डायरी, सब अलग अलग है दोस्तों। देखिए केस डायरी 172 में है, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट 173 में, केस डायरी सीक्रेट है, एक्यूज को नहीं दिखाया जा सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ऐसा नहीं, एक्यूज को नहीं दिखाओगे, उसी पर उसी के बेस मान करके, वो एविडेंस तो नहीं होता है, उसको बेस मान करके आप एग्जामिनेशन इन चीफ क्रॉस एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन करके उसको सजा दोगे, उसको दिखाओगे ना भाई, वो भी उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, तो कैसे करेगा, वो देखेगा ही नहीं, तो है ना। तो ये क्या है, एविडेंस तो है लेकिन प्रूफ नहीं है, एविडेंस है लेकिन प्रूफ नहीं है कि इसी के आधार पर सजा हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, तो ये कहता है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी देख लो आप कि कितना है। ये फैक्ट डू नॉट डिस्क्लोज कॉग्निजेबल ऑफेंस टू विच सेक्शन 170 अप्लाइज, कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो क्या करता है, चल भाई अक्यूज चल, 24 घंटा हो गया, चल तू भी चल, और एफआईआर ये भी चल, सीजर लिस्ट ये भी चल, जज साहब को दे दिया, ठीक है। एफआईआर ये रहा हुजूर, सीजर लिस्ट ये रहा हुजूर, और इसका एक्यूज ये रहा हुजूर, बस। अब जज साहब उसको बोला कि ठीक है 1 मिनट और रुको, इसको जुडिशियल कस्टडी में लेकर जाकर दे दो, तो उसको कोर्ट थाना में जेल में ले जाकर दे देगा जेलर साहब को, और इसका कागज भी दे देगा किसका, जज साहब का साइन किया हुआ। उसके बाद बोला सीजर लिस्ट ऑफिस में दे दो, तो सीजर लिस्ट कैश में अटैच हो जाएगा, फाइल कॉपी में अटैच हो जाएगा। उसके बाद बोला कि बंदूक है, ये है वो है, तो बोलेगा कि इसको उसका एक जगह बना होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट, कुछ भी वेपन हथियार वगैरह बरामद हुआ तो कहाँ रखाएगा, तो वो तो थाना में ही कोई जगह रहता है, जिस थाना में मतलब एफआईआर दर्ज होता है वहाँ जगह रहता है, या तो वहाँ रखा जाएगा, ठीक है। वहाँ रखा गया तो, या तो वहाँ रखा जाता है जहाँ उसका डीएम का कोई ऑफिस होता है, एसपी का कोई ऑफिस होता है, वहाँ पर कोई जगह बना रहता है, वहाँ रखा था। तो वो बोला कि यहाँ वेपन को सो कस्टडी पर ले जाके भेज दो, और जब जरूरत हो वहाँ से मंगा लो। तो इस तरह से हो गया कि 170 अप्लाइज होता है कि सफिशिएंट एविडेंस मिला है और केस कॉग्निजेबल है, तो भाई अक्यूज को एफआईआर को सीजर लिस्ट को जज साहब को दो, जज साहब बाकी आगे
उसको जैसी या जहाँ भी जिसको भेजना है वो भेजेंगे, या वो जो करना है करेंगे। अब है नेक्स्ट है दोस्तों सेक्शन 176। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ। इसको हम क्या देखते हैं, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, बाय। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।